हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या इवन आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी, अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो जो कोई भी नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनसे अलग कैसे होते हैं। राइट। रीजनल रूरल बैंक के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए या जिनका ख्याल आपको होना चाहिए। राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रीजनल रूरल बैंक जो होता है वो एक तरह का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही होता है। अगर आप देखें भारत में, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो कि भारत में जो बैंक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ बैंक, तो एक होते हैं शेड्यूल्ड और एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है। फिर शेड्यूल्ड वाले जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक और एक डिफरेंशिएटेड बैंक। फिर डिफरेंशिएटेड बैंक जो होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। फिर जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। राइट। और ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, और क्योंकि शेड्यूल्ड हैं तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं फिर वो फर्दर चार तरह के होते हैं, जिनमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, एक प्राइवेट बैंक हो गए, एक फॉरेन बैंक हो गए और एक रीजनल रूरल बैंक हो गए। तो रीजनल रूरल बैंक एक तरह का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही है। तो फिर अलग कैसे है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दोनों में अलग होता है। राइट। कैसे अलग होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो अगर आप एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, यहां पे मैं एक डिफरेंशिएटर बना देता हूं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक रीजनल रूरल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 40% अपना जो पैसा है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो क्रेडिट अवेलेबल है लोन देने के लिए, वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। राइट। प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हुए हैं इंडिया में, जो हम जिनको आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर बोलता है, तो वो कौन कौन से हैं ये भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं? जैसे मान लो एग्रीकल्चर लोन है, राइट, एमएसएमई सेक्टर है, वो एक प्रायोरिटी सेक्टर है। ऐसे ही हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। राइट। तो इस तरह के जो सेक्टर होते हैं हम उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। अब 40% एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, जो उसका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है एएनबीसी, वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। रीजनल रूरल बैंक के लिए ये 75% होता है, 75% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है। अब इसमें सब कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो वो दोनों का सेम है, 18% है, दोनों का जो है वो 18% है। अगर मैं माइक्रो एंटरप्राइज की बात करूं, एमएसएमईज की बात करूं, तो दोनों का सेम है, 7.5% है। लेकिन जो वीकर सेक्शन होता है उसमें अलग होता है। वीकर सेक्शन में जो एक कोई भी कमर्शियल बैंक है हमारा, राइट, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो भी है, उसके लिए 12% होता है, लेकिन एक रीजनल रूरल बैंक के लिए 15% होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें ये अलग है। इज दैट अंडरस्टूड? एक और बहुत अच्छा डिफरेंस और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, इससे पहले मैं आपको दूसरा डिफरेंस बताऊं। जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात की कि 18% होता है दोनों में, इसमें भी 18 और इसमें भी 18, यानी आरआरबी में भी 18 और एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक में भी 18। इस 18 में भी 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना होता है, और इनके लिए भी सेम है, इनको भी 10% स्मॉल या मार्जिनल फार्मर को देना होता है। यानी कैटेगरी विद इन अ कैटेगरी, पहले 40 में से 18 एग्रीकल्चर और उस 18 में भी 10 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। वैसे इंडिया में हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किसे बोलते हैं, क्या आप जानते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या होता है? देखो, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी सीमांत किसान और छोटा किसान। ठीक है, सीमांत किसान और छोटा किसान। स्मॉल फार्मर हम उसे बोलते हैं जिसके पास जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, उसे बोलते हैं स्मॉल। 1 हेक्टेयर से ज्यादा है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, यानी ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर बट लेस देन 2 हेक्टेयर। इज दैट अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। और मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत किसान, वो और भी छोटा किसान होता है मार्जिनल फार्मर। अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम है तो हम उसे बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। अब मैं आपको बताता हूं एक और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्या जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं, क्या वो सारे इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं? एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू में आपसे सवाल आ सकता है।
क्या जितने भी रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में, क्या सारे के सारे जो हैं डिजिटल पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग ये सब आपको दे सकते हैं सुविधा? आप कल रीजनल रूरल बैंक में अगर अकाउंट खुलवा लेते हैं किसी भी रीजनल रूरल बैंक में, राइट, तो क्या वो रीजनल रूरल बैंक आपको ये सारी सुविधाएं दे सकता है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह दे सकता है, या उसके लिए आरबीआई की कोई गाइडलाइंस हैं? तो ये एक और डिफरेंस है। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो सभी के सभी आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं दे सकते। तो अब अगला सवाल आता है कि कौन से रीजनल रूरल बैंक हैं जो आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे सकते हैं, राइट? तो आइए वो क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले तो वो रीजनल रूरल बैंक IPv6 पे माइग्रेट होना चाहिए। अभी भी जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है ना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन उसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, और वो IPv4 नहीं बल्कि IPv6 पे माइग्रेटेड होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 पे वो माइग्रेट होना चाहिए। फिर उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मिनिमम प्रिस्क्राइब जितना है वो होना चाहिए, यानी 9% मिनिमम होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फुल्ली कंप्लाइंट होना चाहिए। उस रीजनल रूरल बैंक की जो नेट वर्थ है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपए से, या 50 करोड़ मिनिमम या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए नेट वर्थ। जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ग्रॉस नहीं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसके जो हैं वो 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में लगातार वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट? किसी भी तरह का CRR या SLR डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी जो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उसे मेंटेन करनी होती है उसमें कोई किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए आरबीआई की नजरों में, तभी वो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे सकता है अपने कस्टमर्स को। मैं रिपीट कर देता हूं, रीजनल रूरल बैंक पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, CRR और SLR में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी पूरा मेंटेन करे। जैसे आजकल CRR जो चल रहा है वो 4.5% चल रहा है, और जो SLR है वो 18% जो है वो चल रहा है। तो उसमें कोई किसी भी तरह का डिफॉल्ट जो है वो आरबीआई बर्दाश्त नहीं करेगा, राइट? और बाकी भी जो पॉलिसी रेट्स हैं उन पे भी आप नज़र रखिए। जैसे इस वक्त पॉलिसी रेट, रेपो रेट 6.5% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25 है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% है, बैंक रेट भी 6.75 है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तो इन सब पे आपको नज़र रखनी होगी। समय समय पे जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो उस पर आपको नज़र रखनी होगी। तो CRR और SLR में किसी भी तरह का डिफॉल्ट आरबीआई बर्दाश्त नहीं करेगा। नेटवर्थ पिछले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे कम से कम 50 करोड़ होनी चाहिए। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले फाइनेंशियल ईयर पे खत्म होने पे 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 साल लगातार फाइनेंशियल ईयर पिछले उनमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आरबीआई की नजरों में गुड, सेटिस्फैक्ट्री उसका कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी भी आरबीआई की तरफ से कोई पेनल्टी या वो सब नहीं होना चाहिए, तब फिर आरबीआई उसे अलाउ करता है, राइट? तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहता हूं और बनाता रहूंगा। मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप सच में बैंकिंग के बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरा करंट अफेयर्स कोर्स आता है, और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, IBPS PO, SBI PO। इसमें आपको लगातार करंट अफेयर मिलते हैं, पिछले भी सारे मिलेंगे। अगर आप आज भी खरीदते हैं तो पिछले सारे 3 साल तक के पिछले इनफैक्ट करंट अफेयर आपको मिलेंगे। आप अनलिमिटेड टाइम किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, और आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी मिलती है इस कोर्स में। करंट बैंकिंग अवेयरनेस पूरी आपको पिछले 2 साल की मिल जाएगी, लेकिन आपको करनी 6 महीने की है, तो वो भी आपको मिल जाएगी, राइट? ये जो मैंने इस वीडियो में आपको क्राइटेरिया बताए रीजनल रूरल बैंक के, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दिसंबर 2022 में आए थे, तो ये 6 महीने से थोड़े पुराने हैं, लेकिन आरआरबी के रिलेटेड क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है तो मुझे था कि मैं आपको ये बता दूं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी नॉलेज के लिए, MCQs के लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइए, और अगर आप मेरा करंट अफेयर्स कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया है मैंने पिंड कमेंट में, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो करंट अफेयर्स है उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है अभी। वैसे कोर्स का प्राइस 2700 रुपये है, लेकिन अभी 1900 में आप उसे खरीद सकते हैं। 1999 में, 1999 में आप उसे परचेज कर सकते हैं, और कोड आपको जब आप हमारी ऐप पे जाएंगे या उस लिंक पे क्लिक करेंगे वहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो में स्टडी IQ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।